Hello friends, today we are going to start S block elements. Today onwards this will be series of S block and P block elements. So first of all हम लोगों ने पिछले वीडियो सीरीज़ में देखा था कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती है उसके फंडामेंटल्स क्या होते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, वो ग्रुप में और पीरियड में कैसे ट्रेंड फॉलो करती है, ये सभी बातें हमने देख ली थी। साथ में सॉल्वेंट इफ़ेक्ट और सॉल्वेंट एनर्जी ये भी हमने देख लिया था, सॉल्वेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, ये सभी बातें हमने देखी है। उसके बाद में हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स आज से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक, अभी एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा है कि 4 ब्लॉक्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस पी डी एफ। ठीक, तो उसमें का सबसे पहला जो होता है एस ब्लॉक, ये फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप जो है इसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, जो स्टार्टिंग में होता है पीरियोडिक टेबल के। अभी आप लोगों को याद होगा ऐसा पीरियोडिक टेबल होता है हमारा, यहाँ पे बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 ये पूरे पी ब्लॉक होते हैं, और नीचे जो होते हैं लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स ये एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड वाला है इसको आज हमें पढ़ना है, जो कि बिलोंग करते हैं एफ ब्लॉक एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। ठीक, तो इसकी सबसे मेन बात ये है कि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये जाने वाला है एस सबशेल में, इसलिए इसको कहा है एस ब्लॉक एलिमेंट। ये जो इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है ये इनकम्प्लीटली फिल्ड होती है ना। इसकी आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीटली फिल्ड क्यों होती है, क्योंकि हमको पता है जो ऑर्बिटल्स होते हैं, सपोज मैंने ऐसा लिया 4s 4d 4s 4p 4d एंड 4f। ठीक है, तो इसमें 4p 4d 4f इसका कोई गुंजाइश ही नहीं आने वाला, सिर्फ 4s तक ही यहाँ पे सीमित रहने वाला है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन आया तो वो 2s 3s 4s 5s 6s इसमें जाने वाला है। ठीक है, तो इसका जो s सब शेल है यही आउटर मोस्ट शेल रहने वाला है, उसको कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहने वाला, या फिर n-1s वाला जो यहाँ पे हम d में देखते हैं ना, n-1d में इलेक्ट्रॉन जाता है, ऐसा कुछ यहाँ पे कोई मसला नहीं है। यहाँ पे जो भी है वो ns सब शेल में इलेक्ट्रॉन जाने वाला है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो कि जो फर्स्ट ग्रुप है इसको हम 1a भी कहते हैं, और जो सेकंड ग्रुप है इसको 2a भी कहते हैं। ये इसके दो अल्टरनेटिव नाम हैं। ये पीरियोडिक टेबल में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इसको हमने ऐसे, वो ग्रुप को हमने इसे नाम दे दिया। अभी जो पोजीशन है, ये पोजीशन हमने देख ली कि ये वेरी लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक के एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं। अच्छा भैया, अभी कौन से एलिमेंट्स इसमें होते हैं ये हम थोड़ा देख लेते हैं। इसमें देखो, सबसे पहले फर्स्ट वाले की हम बात करें, इसमें होते हैं H Li Na K Rb Cs एंड Fr। इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। इसको एक शॉर्ट ट्रिक है लर्न करने की, जिसको कहते हैं ह ली ना की रब से फरियाद। ह ली ना की रब से फरियाद, ऐसे एक शॉर्ट ट्रिक भी है, इसको आप ध्यान में रख के इसको लर्न कर सकते हो। अच्छा, तो ये तो चलो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हो गए। हम कंपैरेटिवली मतलब फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप दोनों देखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ग्रुप देख लें, उसके बाद में वी विल गो टूवर्ड सेकंड ग्रुप। ठीक, अभी देखो जो फर्स्ट ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स है ये ना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, दे आर हाईली रिएक्टिव। और रिएक्टिव रहने की वजह से भी बोल सकते हैं हम लोग कि दे आर क्वाइटली अनस्टेबल, है ना। क्योंकि देखो आप लोगों ने सोडियम पोटेशियम का एग्जाम्पल देखा होगा, वो Na+ और K+ बनाते हैं। Na+ और K+ बनाने के बाद में उनका क्या विषय होता है कि उनको एक इलेक्ट्रॉन मतलब देना वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और वो देने के बाद में वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं, सो दैट दे फील स्टेबल, है ना, वो क्वाइट स्टेबल हो जाते हैं।
तो इसको हम लोगों ने क्या कहा है कि ये अल्कली मेटल्स होते हैं। जी वो एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मतलब वो मेटल तो है ही, है ना, वो मेटल तो है ही, लेकिन इसको प्रेफरेबली नाम दिया है कि दीज आर अल्कली मेटल्स, राइट। अच्छा, फिर अल्कली मेटल क्यों नाम दिया? क्योंकि वो वाटर में रेडियली डिज़ोल्व होते हैं। ये जो सभी है ये वाटर में रेडियली डिज़ोल्व होते हैं और डिज़ोल्व होने के बाद में सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं, जैसे कि NaOH हो गया, KOH हो गया, है ना। ये वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद में से उसके हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म होते हैं और हमें पता है कि ये हाइड्रोक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, दैट इज़ स्ट्रांगली अल्कलाइन नेचर के होते हैं, इसलिए इनको अल्कली मेटल कहा गया है। ठीक, अभी देखो सबसे, ये तो चलो हमारा सीजियम तक यही ट्रेंड फॉलो होने वाला है, लेकिन बात आती है फ्रांसियम की जो सबसे लास्ट में है। ये क्या करता है, ये एक रेडियो एक्टिव मेटल बोला गया है, वो रेडियो एक्टिव डीके सीरीज़ में आता है। इसके जो आइसोटोप्स होते हैं ना वो बहुत कम, उसका जो हाफ लाइफ होता है वो बहुत कम होता है। अच्छा, हाफ लाइफ क्या होता है? तो उसका खुद का डीके वो खुद करता है और कितने टाइम में उसका पूरा डीके होने वाला है वो ना देखते हुए उसका हाफ डीके कितने टाइम में हुआ है उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। मतलब उतने समय में वो आधा डिस्ट्रॉय हो चुका होगा, उसको कहेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, उसका हाफ लाइफ। तो अभी इसका हमने ऐसा बोला है कि इसका जो हाफ लाइफ होता है वो बहुत कम होता है, इट इज़ शॉर्टली हाफ लाइफ्स, राइट। तो इसका एक आइसोटोप है वो है 223 फ्रांसियम। 223 फ्रांसियम ये जो है इसका लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ का आइसोटोप है, जिसका कि टाइम पीरियड है 22 मिनट्स। ये 22 मिनट्स वाला इसका लॉन्गेस्ट है। ये तो चलो जनरल नॉलेज की बात हो गई, ये ट्रेंड से थोड़ा सा अलग है, लेकिन स्टिल इसको फिर इस सीरीज़ में क्यों रखा है, इस ग्रुप में क्यों रखा है? ये इसको इसलिए इस ग्रुप में रखा है क्योंकि वो जो एलिमेंट्स है, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन जो है फर्स्ट ग्रुप का NS1, वो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करता है। मतलब वी कैन से दैट इट्स जस्टिफाइज द इंक्लूजन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, मतलब उसको यहाँ पे रख दिया गया है, दैट्स इट, है ना। तो अभी आपको ये पूरा ओवरव्यू आपको फर्स्ट का समझ गया होगा। लेट्स कमिंग टूवर्ड्स द पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए तो मैं सिंबल ही लिखती हूँ। सबसे पहले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। और हाँ, जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन को हम भले दिखाते हैं फर्स्ट इसमें, लेकिन हम जब भी 1s शुरू करते हैं तो वो लिथियम से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो उसका जो ट्रेंड है वो मेटालिक ट्रेंड फॉलो नहीं करता। और स्टिल बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है कि भाई हाइड्रोजन का एक स्टेबल जगह नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसको जगह मिल गई है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वजह से, बट स्टिल हम लोग यहाँ पे जो 1s है वो लिथियम से ही पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर है, लेट मी चेंज द कलर, यहाँ पे 3, लिथियम का 3 है, सोडियम का 11 है, पोटेशियम का 19 है, रुबिडियम का 37 है, सीजियम का 55 है एंड फ्रांसियम का 87 है। अभी ये हो गया हमारे एटॉमिक नंबर्स। अभी हम लोग जनरली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भैया कैसे लिखते हैं? इसका लिखेंगे 21, इसका लिखेंगे 281, फिर लिखेंगे 2881। जो हम जूनियर क्लासेस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते आए हैं ना वो ऐसे लिखते हैं 28 18 81, फिर इसका लिखेंगे 28 18 18 81 और लास्ट में इसका लिखेंगे 28 18 32 18 8 एंड 1। तो ऐसे हम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। लेकिन इसका जो बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये हमको ज़्यादा काम में आने वाला है। ये कैसे लिखते हैं? ये है 2s1 बैलेंस शेल वाला, सबसे लास्ट वाला, मतलब इसके पहले कौन है? हेलियम। तो हेलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन साथ में 2s1। फिर इसके पहले कौन है? नियॉन। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन साथ में 3s1। इसके पहले कौन है? पोटेशियम के पहले अर्गॉन, साथ में 4s1। यह क्रिप्टॉन, साथ में 5s1।
जेनॉन, साथ में 6s1, लास्टली रेनॉन 7s1। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप लोगों ने पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला न लर्न करते हुए इतना भी लर्न किया। हेलियम 2s1, नियॉन 3s1। हेलियम मतलब हेलियम का क्या आता है भाई, 1s2 2s2, 1s2 2s कुछ भी नहीं, सिर्फ 1s2 आता है। 1s2 2s1, दो और एक, 3 हो गए। फिर यहाँ पे नियॉन का देखो, नियॉन का क्या है, 10 है। नियॉन का कैसे लिख सकते हैं हम, 1s2 2s2 2p6, इतना हो गया नियॉन का। उसके आगे कौन है, 3s, तो 3s में एक इलेक्ट्रॉन गया। मतलब नियॉन का इतना तो है, इतना कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का भी रहने ही वाला है, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा क्या है, 3s1। तो ऐसे ऐसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका समझ सकते हो। इतनी बात हो गई हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इसके बाद में ये टेबल से हम लोगों ने क्या प्रेडिक्ट किया कि इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS1। लास्ट में इलेक्ट्रॉन जो है वो NS शेल में जाने वाला है, और वो भी एक ही इलेक्ट्रॉन जाने वाला है ना। और पेनल्टीमेट शेल जो होगी, मतलब n-1 जो शेल होगी, n-1 शेल में ऐसे होगा, n-1s2p6। हमने देखा ना इसका एग्जाम्पल सोडियम का क्या है, 1s2 2s2, ये सोडियम की बात चल रही है, 1s2 2s2 2p6 3s1। अभी यहाँ पे अल्टीमेट शेल कौन सी हो गई, n वाली शेल ये हो गई। हमारा जो 3 है ये हमारी n शेल हो गई, ये हो गई n-1 शेल। तो इसमें n-1 शेल में क्या कॉन्फ़िगरेशन है, n-1 s2 और n-1 p6। देखो n-1 s2 p6। तो s ऑर्बिटल में ये पेनल्टीमेट शेल के ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, और इसके n के ns1 ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक, अभी ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद में हमने जो पिछले लेक्चर्स में देखा है आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी का पूरा एक वीडियो हमने बनाया है। हमने उसमें देखा था कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो वो आप पहले देख लो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। हमको पता है आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन। एनर्जी किस में पूछते हैं हम, किलोजूल में, किलोजूल पर मोल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कैलोरीज में, है ना। इसके यूनिट कन्वर्जन्स भी हमने देखे थे। अभी एनर्जी जो देना पड़ेगा, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे वैसे वैसे क्या होता है कि साइज़ बढ़ जाता है। साइज़ बढ़ने की वजह से शील्डिंग भी बढ़ जाता है, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ जाता है। उसके वजह से जो होता है आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप कम होती है, ये हमने ऑलरेडी देखा है। और हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाता है और एटम्स का साइज़ भी बढ़ जाता है ना। ये चीज़ें हमने देख ली है। तो अभी आपको जस्ट मैं डेटा बताऊँ कि कैसे कैसे होता है। हमने देखा है कि डाउन द ग्रुप अगर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए लगने वाला एनर्जी है वो बहुत कम लगने वाला है। इसके रीजंस हमने ऑलरेडी उस वीडियो में देख लिए हैं। अभी जस्ट मैं आपको डेटा बता देती हूँ कि हमारा एलिमेंट है, सपोज हमने सीजियम तक लिखा, एलिमेंट लिखा सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। हमने एलिमेंट देखे। इसमें अभी एटॉमिक रेडियस इन आर्मस्ट्रॉन्ग ये हम देखेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। हमने वो भी देखा था, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। ये हमारी होगी किलोजूल पर मोल में, राइट। अभी यहाँ पे देखो इसका रेडियस है लिथियम का 1.52 आर्मस्ट्रॉन्ग, 1.86 आर्मस्ट्रॉन्ग, 2.27 आर्मस्ट्रॉन्ग, 2.48 आर्मस्ट्रॉन्ग एंड लास्ट में है हमारा 2.65 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये सीजियम का हो गया, ये रुबिडियम का, ये पोटेशियम का, ये सोडियम का और ये लिथियम का। देखो एटॉमिक रेडियस कैसे हो रहा है, बढ़ रहा है। वैसे जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमारी कम होने वाली है, हमने पहले ही देख लिया। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ आप देखो, ये वैल्यूज़ क्या कहती है। सबसे पहले लिथियम का, इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए 520 लगेंगी, फिर लगेंगी 496, दिस इज़ फॉर लिथियम,
this is for sodium. Now this is for 419, this is for potassium 419. ये हो गया हमारा 403 रुबिडियम के लिए, और सबसे कम लगेंगी 375 फॉर सीजियम। तो हम लोगों ने जैसे वहाँ पे कॉन्सेप्चुअली बोला था कि हाँ डाउन द ग्रुप ऐसे ऐसे होने वाला है, डाउन द ग्रुप हमको एनर्जी कम लगने वाली है, तो यहाँ पे विथ डेटा हम लोगों को ये देखने मिलता है कि ये कैसे होता है ना। तो अभी देखो, सिंगल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वैलेंस शेल के सिंगल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या होगा कि इतनी एनर्जी हमको देना पड़ेगा, और वो तो इजीली रिमूव हो जाएगा और अपना नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये एलिमेंट्स की, ये रिलेटिवली लो है। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है, और आउटर इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्दर एंड फर्दर न्यूक्लियस से दूर जाने लगता है। मतलब जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो ये जो न्यूक्लियस है ये साइज ऐसा बढ़ते जाता, तो ये आउटर इलेक्ट्रॉन जो है ये इससे दूर जाने वाला है। इसलिए अपने को पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी कम होने वाली है। इसलिए हम लोग लिथियम टू सीजियम जब जाएंगे तब हम सीजियम से इलेक्ट्रॉन ईजिली निकाल पाएंगे। लेकिन हमारी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या कहती है कि वो बहुत ज़्यादा होती है, इट इज़ वेरी हाई। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो कैटायन से, मतलब किसी आयन से हम लोगों को इलेक्ट्रॉन निकालना है। सो इट सेज दैट कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ मोर हाई रादर देन फर्स्ट वन। ठीक है, तो ये सभी आयनाइजेशन एनर्जी का हो गया। इसके बाद में हम लोग सेकेंड देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी पहली बात तो ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है। किसी एलिमेंट के ऊपर का चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें वही फ़र्क है। ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे डिफाइन करते हैं कि कोई भी एटम का चार्ज, लेकिन कब, उसके आसपास के सभी कंपाउंड्स आयन के फॉर्म में रिमूव करने के बाद में उस पर क्या चार्ज रहता है, उसको उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। जैसे कि सपोज मैंने लिया यही हमारा NaCl, अगर मैंने क्लोरीन को आयनिक फॉर्म में बाहर निकाल दिया, वो कैसे निकलेगा, Cl2- तो नहीं निकलेगा, वो तो Cl- ही निकलेगा। तो जब ये Cl- एज अ फॉर्म ऑफ Cl- निकलेगा तब सोडियम पे क्या चार्ज रहेगा, +1 रहेगा। तो जब उस सेंट्रल एटम के पास के साथ के जो बॉन्डेड एलिमेंट्स है वो आयन के फॉर्म में बाहर निकलेंगे, तब सेंट्रल एटम पर जो चार्ज बचेगा वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। इसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज व्हाट, ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिफाइंड एज द apparent चार्ज ऑन सेंट्रल एटम, this one is central atom, apparent charge on central atom when all the other atoms of compound, this one is compounds, other atom is Cl, when all the other atom of compound have been removed as form of ions, है ना। तो फिर वो हमारा हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जनरली ये जो हम लोग फर्स्ट डे देख रहे हैं इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये +1 ही होती है। इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन रेडियली रिमूव करना मतलब बहुत हार्ड है, इजीली वो रिमूव नहीं होगा। तो इसकी जो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है इट इज़ +1। अभी रिएक्टिविटी की बात की जाए तो देखो, रिएक्टिविटी तो हमने वो रिएक्टिविटी तब आयनाइजेशन एनर्जी के जो फैक्टर्स अफेक्टिंग थे उसमें भी देखा था, बस वैसा सा ही कुछ है। यहाँ पे देखो, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है इसकी हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले तो रिएक्टिविटी। जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स है इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ जो है ये बहुत कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसकी कम होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, लेना पसंद नहीं करते। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी होती है, जो हैलोजन फैमिली के हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं। तो अभी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी कम है ना। तो फिर अब क्या होगा कि वो हाईली रिएक्टिव रहेंगे, स्पेशली टुवर्ड्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जो भी उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आएगा उनके साथ वो, जैसे कि क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इनके साथ वो आयनिक कंपाउंड्स बनाना प्रेफर करेंगे। सो दीज आर हाईली रिएक्टिव विथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, है ना। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इनका बढ़ेगा डाउन द ग्रुप वैसे वैसे इनकी रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो ये बात होगी रिएक्टिविटी की। आप लोगों को पता है कि जैसे H2O हो गया, लिथियम जो है H2O के साथ में वो स्लोली रिएक्ट करेगा।
जो सोडियम है वो विगरसली रिएक्ट करेगा, और बाकी के जो है पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये और ज़्यादा वायलेंस के साथ रिएक्ट करेंगे। आप लोगों को पता है जब भी आप लैब में सोडियम मेटल का रिएक्शन करते हो तो आपको सोडियम एक ऐसे बॉटल में से निकाल के मिलेगा, वो केरोसिन की बॉटल है। जो भी सोडियम होता है, ये हमने 10th में भी देखा था, 10th में भी इसका रीज़न हमको वाइवा में पूछा गया है बहुत बार कि जो सोडियम है, ये सोडियम को हम लोग केरोसिन में क्यों रखते हैं, क्योंकि सोडियम का जो रिएक्शन होता है या फिर जो भी अल्कली मेटल है उसका रिएक्शन H2O के साथ में विगरसली होता है। अभी जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, नेचर है, उसके पास तो वाटर मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली होने ही वाले हैं, तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में, वो मॉइस्चर के साथ में अगर इसको ऑक्सीजन के साथ में उसका जो रिएक्शन है वो एकदम ऐसे विगरसली होने वाला है, तो फिर वो एक रिस्की है, उसको ऐसे खुले में रखना ये रिस्की है, इसलिए उसको फिर केरोसिन में डालकर रखते हैं। आप देखो कभी लैब में हमने एक्सपेरिमेंट किया था हमारे जूनियर क्लासेस में, जो भी सोडियम का एक छोटा सा मेटल हमारे सर ने लिया था और यहाँ पे वाटर था इसमें, और ये इसमें डालने के बाद में एकदम से वो बर्स्ट हो गया था और आग लग गई थी उस बीकर में। तो ऐसे आप लोग खुद ऐसा एक्सपेरिमेंट मत करना, ये ऐसा होता है, आप लोग यूट्यूब पे सर्च मार के देख सकते हो कि ये कैसे होता है, कैसे बर्स्ट होता है। तो ये बस एक विगरस नेचर का होता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। इसलिए अल्कली मेटल्स जो है इसको केरोसिन में स्टोर करते हैं, ना कि खुले एनवायरनमेंट में उसको रखा जाता है। ठीक है, वो मॉइस्चर और CO2 के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक, ये बात होगी हमारी रिएक्टिविटी की। अभी देखो फ्लेम कलरेशन। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, स्पेशली जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इसके हर एलिमेंट का एक फ्लेम के साथ कलर होता है। जैसे आप लोग लैब में कभी क्वालिटेटिव एनालिसिस करोगे, जब भी क्वालिटेटिव एनालिसिस करोगे तो वो टाइम पे डिटेक्शन के लिए उसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट है उसके लिए फ्लेम टेस्ट की जाती है। मतलब आपको ऐसा पाउडर दिया जाएगा, वो पाउडर में सपोज कोई भी इसमें का एलिमेंट है, कोई भी अल्कली मेटल है, तो उसके हर एक मेटल का अलग अलग फ्लेम टेस्ट आता है। तो ये पाउडर को हम लोग रॉड में डीप करके, मतलब वो जो रॉड है वो पाउडर के साथ थोड़ा सा मिला के वो रॉड को पाउडर चिपक जाएगा, और फिर उसको हम लोग फ्लेम के ऊपर रखेंगे, जो बंसन फ्लेम होता है उसके ऊपर रखेंगे। तो फिर हम लोगों को एक ऐसे स्पेशल कलर मिलेगा। सपोज आप लोगों को अगर कलर बताया जाए, अगर आपको क्रिम्सन रेड कलर मिला तो वो लिथियम का कलर होता है। अगर आपको गोल्डन येलो कलर मिला तो वो सोडियम का कलर होता है। मतलब आपको येलोइश फ्लेम मिल गई तो वो सोडियम है। लाइलैक कलर मिला, लाइलैक मतलब क्या होता है, लाइट पिंक कलर मिला तो वो पोटेशियम उसमें प्रेजेंट है। रेडिश वायलेट कलर अगर मिला तो उसमें रुबिडियम प्रेजेंट है। और अगर आपको ब्लू फ्लेम मिल गई, ब्लू कलर मिला, वो रॉड उस पर रखने के बाद, फ्लेम पर रखने के बाद अगर आपको ब्लू फ्लेम मिल गया, ब्लू कलर मिल गया, तो वो उसमें सीजियम प्रेजेंट है। तो ऐसा ये आप विदाउट एनी गाइडेंस, विदाउट एनी टीचर, विदाउट एनी सपोर्ट करना मत, ये खुद करने जैसी चीज़ें नहीं है। लैब में बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं, जब आप खुद करोगे तो ये किसी के अंडर ऑब्जर्वेशन करने की चीज़ें हैं। तो ये जस्ट आपको बता दूं कि जो भी फ्लेम कलर, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये आपको फ्लेम कलर भी देते हैं। अच्छा, फिर ये क्यों आता है? ये फ्लेम कलर आने का रीज़न भी होगा ना। तो रीज़न ये है कि जब भी अल्कली मेटल या फिर वो अल्कली मेटल का कोई भी कंपाउंड हम हीट करते हैं तो क्या होता है कि उसका एक इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा है, NS1 का ये जो एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट हो जाता है ना, ये एक्साइट हो जाता है हायर एनर्जी लेवल पे, और एक्साइट होने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन उसके ओरिजिनल स्टेट में रिटर्न आता है। तो जब ये रिटर्न आता है तो वो रिटर्न आने के टाइम पे कुछ लाइट इमिट करता है, विजिबल रीजन का कुछ लाइट इमिट करता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में होता है। जो हमारा विजिबल रीजन होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में विजिबल रीजन में विबग्योर, VIBGYOR, ये आपको पता होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इस रेंज में से कुछ वो जब वो नीचे आता है, एक्साइटेशन उसका लूज करता है, वो टाइम पे कुछ इमिट करता है कलर विजिबल रीजन से, है ना। तो उसके वजह से फिर हम लोगों को उसका कलर फॉर्मेशन दिखता है। और हमने देखा कि ये कौन से कलर का देता है। कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में रिटर्न आता है तो वो एनर्जी रिलीज़ करता है, और ये एनर्जी जो रिलीज़ होगी ये सबसे कम होती है लिथियम की। सबसे कम एनर्जी लिथियम रिलीज़ करता है। मतलब जो भी एनर्जी रिलीज़ होने वाली है जब वो ग्राउंड स्टेट में रिटर्न आएगा,
आप ऐसे देख सकते हो, एनर्जी रिलीज्ड ऑर्डर, एनर्जी रिलीज्ड किसकी सबसे कम होगी, लिथियम की, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर रुबिडियम की और फिर सीजियम की। तो सबसे कम एनर्जी लिथियम इमिट करता है। और हमने लिथियम का क्या देखा, क्रिम्सन रेड कलर, CRIMSON, क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन रेड कलर देखा है। तो अभी आपको ये भी पता होगा कि इसका एनर्जी कम है, एनर्जी कम रिलीज़ करता है, मतलब इसका वेवलेंथ ज़्यादा है। ये भी आपको पता होगा, एनर्जी एंड वेवलेंथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये कम एनर्जी रिलीज़ करता है, मतलब ज़्यादा वेवलेंथ का कलर इमिट करता है। तो हमारे पास स्पेक्ट्रम में ज़्यादा वेवलेंथ का कलर कौन सा होता है, रेड होता है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा VIBGYOR, ऐसा है। ये आर का जो लैम्बडा है, ये जो वेवलेंथ है, ये बहुत ज़्यादा होता है। तो ये वेवलेंथ किसका ज़्यादा होता है, जिसकी एनर्जी कम होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि लिथियम सबसे कम एनर्जी इमिट करता है, मतलब उसका जो वेवलेंथ होगा कलर इमिशन का वो ज़्यादा होगा, और ज़्यादा वेवलेंथ वाला कौन है, आर है, मतलब रेड कलर है। तो ऐसा सा सब कुछ यहाँ पे एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में होता है। ये फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट है, ये फर्स्ट ग्रुप के जो सभी एलिमेंट्स है, उसका हमने क्या क्या देखा, आयनाइजेशन एनर्जी देखी, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, ऑक्सीडेशन स्टेट देखी, उसकी रिएक्टिविटी देखी और उसकी फ्लेम कलरेशन देखी। सिमिलरली यहाँ पे सेकेंड ग्रुप में भी यही चीज़ें होती है। सेकेंड ग्रुप के कौन से मेटल्स हैं, देखो सेकेंड ग्रुप में सबसे पहले तो वो फर्स्ट के बाजू में ही है, सेकेंड वाला। जैसे फर्स्ट को हमने अल्कली मेटल्स बोला, वैसे इसको बोला है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। दीज आर वर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, राइट। अभी ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कौन कौन आता है, बेरिलियम, वेट अ सेकेंड, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड रेडियम, ये आते हैं पूरे सेकंड में। इसको अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से लर्न करना है तो इसको ऐसे करते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसका ऐसा एक शॉर्ट ट्रिक है, ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट, इसके एटॉमिक नंबर है 4, 12, 20, 38, 56 एंड 88। फिर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सेम चीज़ें हमको इसकी देखना है, इसकी फ्लेम टेस्ट देखना है, उसके फ्लेम कलरेशन भी देखना है, इसका आयनाइजेशन एनर्जी भी देखना है, ये सभी चीज़ें हमको देखना है। और सबसे मेन बात इसमें देखना है डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। ये हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आई होप आप लोगों को आज के टॉपिक समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।